नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। अमित जी। नमस्कार अमित जी। सर आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रही आरएसएस की बैठक का। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रमुखों की बैठक हो रही है और काफी लंबे अरसे के बाद दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। आरएसएस की जो 4 महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं साल की, उसमें से एक बैठक है और इसका दिल्ली में होना कई संदेश देता है। कुल 46 प्रांत हैं आरएसएस के, उन सबके जो प्रांत प्रमुख हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आप सर किस रूप में से देख रहे हैं, क्या संदेश आप इस बैठक से पा रहे हैं? अमित जी, थैंक यू इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और आपने सही कहा कि आरएसएस के 46 प्रांत हैं, प्रोविंसेस, आरएसएस प्रोविंसेस। और ये 46 प्रांत जो हैं इनके ऊपर 11 क्षेत्र है, रीजन्स। तो 11 रीजन और फिर इनकी सेंट्रल बॉडी है सबसे ऊपर। तो 11 रीजन्स के अंदर 46 प्रांत, और नेचुरली इन प्रांतों के नीचे फिर डिफरेंट इनकी जो डेलीगेटेड बॉडीज जो है, डिसेंट्रलाइज बॉडीज जो है वो काम करती है। ये यहाँ पे जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, इसके पीछे खास बात यह है कि केशव कुंज जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, जो एक सबसे पहले के आरएसएस का सेकंड हेडक्वार्टर्स है, नागपुर के बाद केशव कुंज। तो केशव कुंज का पुनर्निर्माण हुआ है और डेवलप किया गया है। और आज की तारीख में जो इट्स मल्टी स्टोरेज काफी चीजें काफी बदलते हुए समय के साथ उसके आर्किटेक्चर को जिस तरह से बदला गया है जी, ये एक मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग बनाई गई है। तो उसके अंदर ये कार्यक्रम एक तरह से आप कहते हैं कि हालांकि इसका इनॉग्रेशन वगैरह तो कुछ दिन पहले हो गया था, लेकिन एक पहली महत्वपूर्ण बैठक, इतनी बड़ी बैठक वो पहली बार इस बिल्डिंग में हो रही है। दूसरी बात ये कि इस विजयदशमी से, दशहरा में विजयदशमी आप जानते हैं कि आरएसएस का फाउंडिंग डे होता है, उस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगे जी। और आज से 100 साल पहले विजयदशमी के रोज ही हेडगेवार साहब ने फाउंडिंग किया था और उसके सेलिब्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो एक तो जो सेंटिनरी ईयर है, सेंटिनरी ईयर में संघ का क्या पाथ होगा, हालांकि संघ के प्रवक्ता तो कल्चरल और सोशल पाथ क्या होगा इसकी बात करते हैं, लेकिन कल्चरल और सोशल पाथ से पॉलिटिकल पाथ परे नहीं है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पाथ जो है सो कल्चरल और सोशल पाथ से निकल के ही जाता है। जैसे पीछे भी एक हम लोगों ने जो किया था एक वीडियो, उसमें हमने बताया था कि कैसे बीजेपी का जो प्रोग्रेस हुआ, पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो हुआ, वो इस कारण से हुआ कि आरएसएस ने एक नए तरह का एजेंडा, राम मंदिर के नाम पे एक एजेंडा सेटअप किया, जिसने उस समय के एग्जिस्टिंग एजेंडाज को काउंटर किया और एक जो उनका जो एक सपोर्ट बेस था उसको एकजुट किया और उसका एक पॉलिटिकल हार्वेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से 11 साल से शासन में है, केंद्र में कई स्टेट्स में शासन में है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आरएसएस के एजेंडा को बखूबी आगे बढ़ाया भी है और उसका उन्हें फल भी मिला है। लेकिन कई चीजों पे अब लेकिन पिछले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब एक मेजॉरिटी पार्टी होकर के नहीं रह गई। वो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए ही नहीं सारी पार्टियों सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए घटक की सरकार आज के तारीख में है, जिसके 2 महत्वपूर्ण पार्टियां जिसको सपोर्ट कर रही हैं वो है जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम। आज की तारीख में जो खास बात ये है कि कुछ समय बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में चुनाव इस एनडीए का बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने अभी तक पिछले 1 साल में जो बीजेपी के होकर के जो आरएसएस का एजेंडा है, वक्फ बोर्ड फॉर एग्जाम्पल, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, उसको पूर्णतः सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। ऐसी स्थिति में बिहार में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं विपक्षी दल, जहां कह रहे हैं कि आप
जनता दल यूनाइटेड को वोट मत दीजिए, नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी उस एजेंडा को फॉलो कर रही है। हम लोगों ने पीछे एक और भी वीडियो किया था जिसमें ये बताया था कि कैसे नीतीश कुमार अपने आप को एक कमंडल का चेहरा बनाने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो बिहार में एक पॉलिटिकल टेस्ट तो होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉलिटिकल गेन्स और सेटबैक्स से आरएसएस का जो अपना रोड मैप होता है उसमें एक वो स्पीड ब्रेकर आ सकता है, लेकिन उसकी प्रगति नहीं रुकती है। और लेकिन आज के तारीख में जब टेम्पल का एजेंडा मोर और लेस कंप्लीट है, बाकी भी एजेंडाज पर इम्प्लीमेंटेशन मोर और लेस हो चुका है, तो जो सनातन समाज जो है, जो हिंदू समाज जो है, उसके अंदर काफी जो एक आप क्या कहिएगा, जो एक इंडिफरेंस धीरे धीरे होता जा रहा है, खास करके इन सनातन एजेंडास के प्रति, उसको फिर से कैसे बिछाना है, अपनी तरफ रुझान करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और इस पे डिस्कशन कहीं ना कहीं सोशल मुद्दों के मार्फत इस पर डिस्कशन कहीं ना कहीं जरूर होगा। जैसे कि आपने देखा कि जो कास्ट सेंसस की बात थी, गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ी। कास्ट सेंसस की बात को इसलिए माननी पड़ी क्योंकि कहीं लगा कि जो ओबीसी कम्युनिटीज जो हैं वो टूट रही हैं बीजेपी से, और पिछले पिछले जो बीजेपी की सक्सेस स्टोरी रही है, वो सक्सेस स्टोरी में ओबीसी कास्ट का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा, और राहुल गांधी धक्के की चोट पे इस कास्ट सेंसस को सपोर्ट करते रहे हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन के साथ थी, उसमें वहां कास्ट सेंसस भी करा लिया गया था। कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस हो गया है, उस पर कुछ ना कुछ इश्यूज है, लेकिन वो हो गया है। तो जो ओबीसी समाज जो है, और जहां पे जिसपे कोई शक नहीं है कि देश में एक वो बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज प्रेजेंट है, वो ओबीसी समाज जो पिछले कुछ चुनाव में जो बीजेपी के साथ रहा है, और वो क्षेत्रीय दलों के साथ उस तरह से नहीं गया है जैसे उनकी अपेक्षा रही। देखिए, यादव कम्युनिटी जो कि क्षेत्रीय दलों की एक तरह से कहिए कि मेन लिंचपिन है उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उस कम्युनिटी के लोगों ने भी बाहर निकल करके वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब आज की तारीख में लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लोग टूट करके वहां ना जाए। और दूसरी बात कि जो अपर कास्ट वोटर जो है, जो फॉरवर्ड क्लासेस वोटर जो है, जो कि जनरली बीजेपी का सपोर्टर, सबसे पहले बीजेपी के सपोर्ट में कांग्रेस से माइग्रेट करके वही गया था बीजेपी की तरफ, उसको बीजेपी कैसे रिटेन कर पाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ग्रीवेंसेस उनके अंदर हो चुकी। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ये। हालांकि इस मीटिंग को जो जामा पहनाया जाएगा वो सोशल और कल्चरल इश्यूज का जामा पहनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पॉलिटिकल डिजाइन को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। और इस डिजाइन में जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है जो निकल करके आएगी, वो होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनाउंसमेंट। क्योंकि अभी तक जैसा सुनने में आया है कि एक कंसेंसस बीजेपी की लीडरशिप में और आरएसएस की लीडरशिप में अगले अध्यक्ष को लेकर के नहीं हो पा रही थी। मेरे ख्याल से इस मीटिंग के बाद बीजेपी को क्लियर संदेश मिलेगा कि किसको आरएसएस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है, और जिसको वो अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है, अगर वो अध्यक्ष बनता है तो नेचुरली फिर उसके बाद आरएसएस अपने एजेंडा को ज्यादा आसानी से अनफोल्ड कर पाएगा। जी सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी कि लंबे अरसे के बाद दिल्ली में ये बैठक हो रही है, तो क्या केशव कुंज का जो पुनर्निर्माण हुआ है वही एक कारण है, या जिस तरह से महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम इधर चला है और जिस तरह से बिहार चुनाव आने वाला है, वो भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण बिंदु है? अमित जी, जैसा मैंने आपको कहा था कि इस मीटिंग को जामा तो कल्चरल और सोशल एजेंडों का पहनाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस तो होगा ही होगा। और ये टू वे थॉट प्रोसेस है। टू वे थॉट प्रोसेस इस करके है कि सेंटर में दिल्ली में इस मीटिंग को होल्ड करके कहीं ना कहीं आरएसएस अपनी अस्मिता का असर्शन भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
और जैसे मैंने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव में ये चीजें बिल्कुल खुल करके नजर है। जी बिल्कुल। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। जैसा आपने बताया भी था कि जो आरएसएस के 11 क्षेत्र हैं और 46 प्रांत हैं, उनके सभी प्रांतों और क्षेत्रों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जो विचार विमर्श हो रहा है, आरएसएस चूंकि व्यक्ति निर्माण की ही बात जो करता है। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, जो मोहन भागवत जी हो गए, दत्ता जी हो गए, अरुण कुमार जी हो गए, जितने भी इनके इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं, सब इस मीटिंग में होंगे। तो सभी लोग इस मीटिंग में हैं। और इनफैक्ट जो इसमें जो संचालक जी हैं मोहन भागवत जी, जो कि हेड हैं, उसके बाद सर्वकार्यवाह दत्ता जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर सरकार्यवाह जो जॉइंट सेक्रेटरीज की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें है कृष्ण गोपाल जी, सीआर मुकुंद जी, अरुण कुमार जी, रामदत्त जी, अतुल लिमे जी, आलोक कुमार जी, ये सब नेशनल लेवल के कार्य विभाग प्रमुख वगैरह भी जो है, वो सभी लोग इसके अंदर होंगे। तो नेचुरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है, सो एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की मीटिंग होती है, हो रही है। और कल उसका आखिरी दिन है, और कल देखते हैं क्या संदेश आता है। जी बिल्कुल। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जो 4 प्रमुख बैठकें होती है आरएसएस की साल की, उनमें से एक बैठक है। और इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है इस बार की दिल्ली में आयोजित की जा रही लंबे समय के बाद। और बैठक के बाद अब जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि आरएसएस चूंकि व्यक्ति निर्माण की बात करता है और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि उस बात पर तो चर्चा होगी, और साथ ही जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी जो चर्चा होती है, वो चीजें बाहर आएंगी, फिर हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और इस मुद्दे पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। थैंक यू।